Hey guys, welcome to Pursuit Vidya. We are discussing about the industrial phase, and we just completed about the land revenue system, permanent settlement, Dayatwari system, and Mahalwari system. Now we are looking at that economic transformation in industrial phase. Industrial phase. We are talking about that टाइम पीरियड बिटवीन 1813 से 1857 तक, जो जिसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल फेज चल रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी की। हैव यू वंडर अबाउट दैट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट वी हैव जस्ट 12 to 14% of literacy rate, and 75% of population is engaging in एग्रीकल्चर। यानी कि क्या है कि जो इतनी बैकवर्डनेस का कारण है उसका मूल अपने को तपासे ना तो पता चलता है कि उसका रूट है इंडस्ट्रियल फेज, जिसकी वजह से अपना रूरल एरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नेगेटिवली, वो इसी का कारण है। वो हम डीप में समझेंगे। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने, कैश क्रॉप एक्सपांशन हुआ। यानी कि जो ओरिजिनली एग्रीकल्चर में क्या था, ट्रेडिशनल क्रॉप थे, गवार, बाजरा, ज्वार, लेकिन उसके बदले क्या किया, कैश क्रॉप एक्सपांशन किया। अब आश्चर्य होगा आपको कि कैश क्रॉप यानी कि क्या है कि ओपीएम है, इंडिको है, कॉटन, ये सब इंट्रोड्यूस होता है तो फार्मर की इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन भारत में उल्टा हुआ, कैश क्रॉप के एक्सपांशन से भारत के लोगों की दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। इसका कारण क्या था कि जो कैश क्रॉप के बदले जो कॉटन और इंडिको का पैदावार हुई, उसका यूज़ भारत के लोगों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ। यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल फेज है कोई भी इकोनॉमी का, वो स्टार्ट तो होता है एग्रीकल्चर से। यानी कि एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, और इसी बीच एक इंटरलिंक होता है। जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल है उसका यूज करके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, और इंडस्ट्री आगे कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करके जीडीपी को बढ़ाती है। लेकिन भारत में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का स्टेज तो हमने कंप्लीट कर लिया था आज़ादी के पहले उस समय, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकी। उसके बदले क्या किया, जो रॉ मटेरियल है, जो कैश क्रॉप, उसका प्रोडक्शन का यूज किसने किया, ब्रिटिशरों ने किया। जिसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि इंडस्ट्रियल फेज है, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना के फाइनल गुड का आयातक बनाना है। इसी वजह से जो कैश क्रॉप है वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना था। इसी वजह से ट्रेडिशनल सब्सटेंस फार्मिंग शिफ्टिंग टू कमर्शियल क्रॉप लाइक कॉटन, इंडिको एंड ओपियम, and in particular opium is like a reservation or monopoly in government, that during the Warren Hastings time, the opium is only farmed by state, so he can produce opium and export to China. Here one of the interesting fact that after the losing monopoly by East India Company, the how can East India Company can get revenue, because that mercantilized phase industrial East India Company can get money from the trading the good. Now the monopoly is gone. Now he have one clause that opium can be traded, so that's why he purchase opium and produce opium in India and export to China, and exchange of opium he can purchase the good from the China and raw material. That why the industry East India Company can get money. लेकिन ओपीएम की वजह से चीनी लोगों के जो युवा है वो बिगड़ रहे थे, उसी वजह से वहाँ पे ओपीएम वॉर भी लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ। वो चर्चा हम वर्ल्ड हिस्ट्री में करेंगे ना। नेक्स्ट, द फार्मिंग अबंडेंट फूड क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट कम्युनिटी दैट सर्व द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल नीड्स। यानी कि जो इंडिको है, कॉटन है, और इसका यूज क्या करें, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया गया। और
रॉ मटेरियल इकोनॉमी बनाए गए। इंडिया ट्रांसफॉर्म इनटू अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रीओरिएंटेड टू फीड मर्चेंटर टेक्सटाइल मिल रेदर देन लोकल पॉपुलेशन। यानी कि जो भारत में जो लोकल इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल देने के बजाय रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया, और जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको कोलैप्स कर दिया। इसी वजह से जो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उसके बदले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। Now he also arranged that monetization rural economy shifted from the barter to cash transaction। यानी कि अंग्रेजों से पहले रूरल इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से चलती थी। अगर आपने इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो बार्टर सिस्टम क्या है, उसमें मनी के ट्रांजेक्शन नहीं होती, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती है। यानी कि आपके पास टमाटर है तो आप उसके बदले गेहूं किसी खेडूत के पास ले सकते हो, वो बार्टर सिस्टम है। इसमें कोई मनी की ट्रांजेक्शन नहीं होती। लेकिन ब्रिटिशरों ने वहां पे मोनेटाइजेशन कर दिया। कैसे? कैश इंट्रोड्यूस कर दिया और लैंड को बेचने योग्य और खरीदने योग्य बना दिया। इसी वजह से द फार्मर नीड मनी टू पे फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड। यानी कि क्या किया, जो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ी थी उसमें क्या किया था, 50% से भी ज्यादा लैंड रेवेन्यू रखा था, उसको पेमेंट रुपये में करना था। इसी वजह से रेवेन्यू की डिमांड और फोर्सिंग द पार्टिसिपेशन इन मार्केट इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन। इसी वजह से क्या हुआ, रूरल इकोनॉमी में कैश का इनफ्लो मोनेटाइजेशन हो गया। एंड वनरेबल लाइवलीहुड, यानी कि क्या हुआ कि फार्मर फेस द प्राइस फ्लक्चुएशन इन ग्लोबल मार्केट। अब जो कैश क्रॉप है वो उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, और जब इकोनॉमी का एंगेजमेंट वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उसकी इफेक्ट डायरेक्टली फार्मर को पड़ती थी। वरना पहले क्या था, बार्टर सिस्टम थी। अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता था मार्केट में वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब वर्ल्ड इकोनॉमी का जो भी फ्लक्चुएशन आता था वो डायरेक्टली फार्मर को अफेक्ट कर रहा था। वही एक कारण है कि जो 1870 के दशक में जो दक्कन के दंगे हुए थे उसका एक कारण था अब अमेरिकी वॉर के कारण जो कपास का इंपोर्ट घट गया था और भारत से कपास ले गए थे, उसी वजह से वो जो फ्लक्चुएशन हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी का, इसी वजह से भारत में इफेक्ट हुई थी। एंड फेल हार्वेस्ट फॉर प्राइस ड्रॉप क्रिएटेड डिवास्टिंग साइकिल फॉर डेप्ट एंड ऑफनली लीडिंग टू लैंड लॉस। यानी कि क्या हुआ कि ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती थी, उसकी वजह से वो डेप्ट लेने पड़ा, और डेप्ट की वजह से क्या हुआ, लैंड लॉस करना पड़ा। क्योंकि जो मनी लेंडर है उसके पास गिरवी रखी थी जमीन, वो मनी लेंडर ले लेता है। इसी वजह से क्या हुआ, जो खेडूत अपने खेत थी उसके बदले क्या हुआ, लैंडलेस फार्मर हो गया और वहां पे खेती करने का और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। And by 1815, this agriculture restructure has fundamentally altered the Indian rural economy. That is why the 75% of people is depending on agriculture. Not and one of the reason is deindustrialization. We talk about it later. Now the traditional self-sustaining village system collapsed as a community become unwilling participation in global colony मार्केट सिस्टम। यानी कि जो ग्लोबल कॉलोनी मार्केट सिस्टम जो डेवलप हुआ था उसको ऊपर से थोपी गई थी, वो खुद इंट्रोड्यूस नहीं होते। कि ऐसा नहीं था कि भारत का प्रोडक्शन बढ़ा और ग्लोबल इकोनॉमी जुड़ा है, लेकिन ब्रिटिशरों ने ऊपर से रॉ मटेरियल का जो एक्सचेंज स्ट्रक्चरल चेंज किया, उसी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन and export orientation, that shifting raw material to British, and urban development also changed, that city like Bombay, Calcutta and Madras extended center as a British trade and creating new urban economic pattern। यानी कि इससे पहले जो मुगल थे उसके वहां पे कोई भी सिटी डेवलप होता था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था, लेकिन अब ट्रेड के लिए सिटी का डेवलपमेंट हुआ और इकोनॉमिक पैटर्न भी चेंज हो गया अर्बन का। इसी वजह से जो लाइफस्टाइल है अर्बन इकोनॉमी की वो भी वेस्टर्नाइज हो गई। पहले क्या थी कि सेल्फ सफिशिएंट था और एग्रीकल्चर पे ज्यादा भार था।
Next, global interaction. India's economic become the systematically integrated into British imperial market and fundamentally alter the centuries-old economic structure, जो जिसकी बात हमने की थी. और एक एक और चेंज किया था ब्रिटिशरों ने, जो रुपये का जो डिवोल्यूशन किया. डिवोल्यूशन में मतलब कि क्या, अगर एक रुपये एक मतलब एक डॉलर बदला, अभी के कंटेक्स में समझे तो एक डॉलर बदला के वो समान 80 रुपीज है, तो उसने क्या किया, एक एक डॉलर बराबर 100 रुपीज कर दिए. वो एक एग्जाम्पल के लिए है, इतना एक्सपेंशन नहीं होता है, पर डिवोल्यूशन हुआ. इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी. एक्सपोर्ट क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे. इसी वजह से जो लोकल मार्केट के लिए जो रॉ मटेरियल रहना चाहिए था, उसके बदले क्या होगा, एक्सपोर्ट उसका ज़्यादा होगा. वही एक कारण था. ऑल्सो नाउ लुक एट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. द British rule changed the Indian farming from the growing food for local purpose. Cash crop growth. Indigo farming grew 300% and cotton farming increased at 5 times, and farmer forced to grow opium for trade with China. जिसकी बात मैंने की कि भारत से ओपियम है चाइना जाता था और चाइना की वस्तु ब्रिटेन जाती थी. इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रेवेन्यू कलेक्ट कंटिन्यू रखती थी. एंड ग्लोबल मार्केट टाइज. द क्रॉप प्राइस फॉलो द लंदन मार्केट प्राइस. यानी कि जो क्रॉप की प्राइस है वो लंदन के मुताबिक चेंज हो रही थी. और रोड एंड पोर्ट आर डेवलप मेनली फॉर एक्सपोर्ट. यानी कि जो लॉर्ड डेलहाउसी के समय में जो रेलवे का निर्माण हुआ और रोड का निर्माण हुआ, वो उसका एक मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीय इंटरनल जो भारत है, भारत के क्षेत्र, यहाँ के भारतीय क्षेत्र, अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है यहाँ इस क्षेत्र से, तो यहाँ से ट्रेन जाके भारत के बंदरगाह पर पहुंचती और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होते और ब्रिटेन जाते और फाइनल गुड इस पोर्ट पर आके भारतीय अन्य अन्य क्षेत्र में उसको बेचा जाता था. इसी वजह से जो रोड और डेवलपमेंट किया गया, उसका मेन कारण तो ये इंडस्ट्रियल फेज को अपना संतुष्टिकरण करना था. एंड ऑल्सो लैंड एज अ प्रोडक्ट. यानी कि क्या हुआ, इससे पहले लैंड एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो जीवन जरूरत थी, उसको बेचा नहीं जाता था. लेकिन लैंड सेल ग्रो 2 times and investor grow begin buying from the farmer for profit and traditional farming right are weakened. यानी कि क्या हुआ कि खेडूत के जो ट्रेडिशनल राइट थे वो चले गए. यानी कि जो कॉमन प्लॉट होता है, कम्युनिटी प्लॉट होता है, वो जमींदार के नाम पे हो गया और ब्रिटिश के अंतर्गत चला गया. एंड फार्मर हार्डशिप बढ़ गई. कैसे, न्यू प्रॉब्लम अराइज. फार्मर टुक मोर डेट टू पे न्यू फार्मिंग मेथड एंड क्रॉप प्राइस कुड चेंज सडनली एंड फूड लेस फूड फॉर स्टोरेज फॉर हार्ड टाइम. यानी कि क्या हुआ कि जो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, उससे क्या हुआ कि जो खाने योग्य पाक थे उसका उत्पादन घट गया. इसका नेगेटिव क्या हुआ, जब कोई फेमाइन आता था तो उस समय जो अपने जीवन जरूरत के लिए भी अन्न नहीं रहता था, क्योंकि इंडिगो और कॉटन तो लोग खा नहीं सकते थे. इसी वजह से क्या हुआ कि जो फेमाइन होता था उसमें भूखमरी और अकाल के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती थी. और इसका कई एग्जाम्पल है, जिसमें बंगाल में कई 1/3 पॉपुलेशन भी खत्म हो गई थी. This change created a farming system that depended on British Bank and was easily hurt by market charges. Now look at the deindustrialization of colonial in India. In Indian textile, we are based on handicraft that time, but during the first industrialization in British, there is a increase the production and reduce the cost of production. Like due to the product production in Britain, there can't be sustained by the Indian textile. So that's why the Indian textile fell as the British good cost half the price. यानी कि क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट से जो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसकी कीमत उससे भी आधी कीमत में
मास इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे ब्रिटिश में हाफ कॉस्ट में पड़ रही थी. So that's why the Bengal silk export dropped by 75% between the 1790 to 1840, and major center like Dhaka and Murshidabad nearly vanished. And also by the East India Company, the unfair trade practice is done, and Indian good paid very high tax, 70-80% to British market, while the British good paid tiny or tax only 2 to 4% to enter in India. The rule forced shipping on the British ship, hurting the Indian trade. यानी कि क्या क्या दोनों तरफ से वार किया गया. एक तो जो भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था उसका कॉस्ट ऑलरेडी हाई थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इसी वजह से, और भारत में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी भारत से जो टेक्सटाइल मटेरियल प्रोड्यूस हुई उसके ऊपर 70-80% टैक्स लगाया जाता था. लेकिन बदले में भारत में ब्रिटिश इंडस्ट्री को बचाने के लिए ओनली 2 to 4% ही टैक्स लिया जाता था. इसी वजह से, और जो भारत से जो एक्सपोर्ट होता था उसमें ब्रिटिश शिप ही यूज करनी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश शिप का एक्सपांशन हुआ. एंड इकोनॉमिक चेंज ऑल्सो हैपन. द इंडिया चेंज फ्रॉम द मार्केटिंग गुड टू जस्ट ग्रोइंग रॉ मटेरियल. Its share of the world manufacturing fell from the 25% to just 2% by 1815. यानी कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन में 25% ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर it reduced to 2% only by 1815. And India became the British biggest buyer of cotton cloth, and also exporting exporting the raw material and the market of the most of British goods in India. And this why the loss of craftsman job, 5 to 6 craftsmen lost their work, and creating too many farm worker and lowering the wage. यानी कि क्या हुआ कि जो क्राफ्टमैनशिप के वो खत्म हो गया उसकी वजह से ज़्यादा लोग फार्मिंग सेक्टर में चले गए, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ के, क्योंकि क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग सेक्टर में चले गए, उसके क्या हुआ कि जो वेज थे उसको भी लोअर किया गया, और जो फार्मिंग थे उस पर ज़्यादा दबाव बढ़ गया, और इसी वजह से प्रच्छन्न बेरोजगारी जो बोलते हैं ना उसका प्रॉब्लम हुआ, जो अभी भी भारत में दिखाई देता है. द फॉर्म वेज वेवर बिकम द वेरी पुअर एंड मेनी फोर्स इनटू डेब्ट एंड हैड टू ट्रैवल फॉर वर्क, जिसकी बात हमने कर दी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक सोशल पॉलिसी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल फेज. यानी कि ब्रिटिशरों ने जो मर्केंटाइज फेज में नीति अपनाई थी उसमें क्या किया था कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, मेजरली कोई लॉ नहीं बनाए थे कि जिसकी वजह से भारतीय जो सोशल फैब्रिक है कि सोशल सिस्टम है उसमें चेंज किया जा सके. लेकिन अब इंडस्ट्रियल फेज है ना उसकी डिमांड थी कि भारत को एक मार्केट बनाना था और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना था. इसी वजह से जो भारतीय लोगों को ब्रिटिश की इन्फ्लुएंस करना था, वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस करना था भारत में. इसी वजह से एक दिखाना थी कि जो मिशनरी थे ब्रिटिश से भारत में मिशनरी के इंट्रोड्यूस हुआ और क्रिश्चियनिटी का वो स्प्रेड करने के लिए भारत में भेजे गए. लेकिन उसके साथ ही भारत में जो बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस, वो दिखाने के लिए सोशल रिफॉर्म भी किए गए, जाने की जो रिलीजियस रिफॉर्म भी किए गए. इसमें मेजर था abolition of सती प्रथा during 1829 under the Bentinck, who is the already first Governor General of India. The Christian missionary received the official protection for the conversion activity, and we will discuss about the detail in the social reform. But now we'll continue that Christian missionary also receive ऑफिशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्वर्जन एक्टिविटी. यानी कि क्या कि अगर कोई हिंदू लड़का धर्म परिवर्तन करता है तो उसके जो पेरेंट्स है उसकी वहां से उसकी जायदाद वो बाधित कर देते थे, वो जायदाद नहीं देते थे. लेकिन उसको प्रेशर जो कन्वर्टर करना था क्रिश्चियनिटी को,
इसकी वजह से क्या किया, प्रोटेक्शन किया गया कि जो भी कोई धर्म परिवर्तन करता है वो अपना वारसदारी का अधिकार प्राप्त कर सकता है। एंड ही इंट्रोड्यूस न्यू सोशल hierarchy. The British elevate the landlord as a new elite, and the traditional village leadership structure weakened as the revenue collector gained the power. यानी कि क्या हुआ, यानी कि नेक्स्ट क्या किया कि जो लीगल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया ब्रिटिशर के द्वारा, तो ड्यूल लीडर लीगल सिस्टम अपनाई गई। यानी कि क्या, ब्रिटिशरों के लिए अलग कानून और भारतीय के लिए अलग कानून। एंड कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज सोलिडिफाइड द प्रीवियसली फ्लूइड प्रैक्टिस। यानी कि क्या हुआ कि जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो भी प्रैक्टिस चल रही थी उसको कोडिफिकेशन किया गया, और उसके लिए उलेमाओं और जो ब्राह्मण थे उसकी सलाह ली गई। यानी कि क्या गया कि जो ब्राह्मण और जो उलेमा है वो जो ट्रेडिशनली अपने जो सिस्टम अपना रहे थे वसी को कोडिफिकेशन किया गया। लेकिन ये सोशल रिफॉर्म पॉलिसी है ना, उसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो ब्रिटिशरों ने सती प्रथा और उसको खत्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म करने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन उसने कभी भी जो कास्ट सिस्टम है उसको दूर नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि उससे क्या होता, जो सवर्ण हिंदू है, हिंदू समाज, वो क्रोध हो जाता और वर्ण सिस्टम को अबोलिश करने की वजह से कि ब्रिटिशरों पर हमला कर देता। इसी वजह से जो कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है, उसने कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया, लेकिन जो सती प्रथा है उस तरह से समाज को शुद्ध करने के लिए और सोशल रिफॉर्म करने के लिए मुखौटा बना के रखा। इसी वजह से जो सोशल रिफॉर्म पॉलिसी है वो भारतीय समाज को सुधार करने के लिए नहीं थी, भारत को एक मार्केट बनाने के लिए एक टेक्निक थी, जिसकी वो सफल भी हुए आधे। लेकिन उसके बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें एक कारण भी ये था कि ब्रिटिशरों ने सोशल रिफॉर्म किए थे, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कारण था कि भारत की आज़ादी के समय ओनली 12 to 14% पॉपुलेशन ही लिटरेट थी। इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे आप रेगुलर अपडेट मिलेंगे। और जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो PYQ है उस ग्रुप में अपडेट किए जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।